हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने रेयॉन क्या होता है, कैसे वो तैयार किया जाता है, कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, इसके इतिहास के बारे में वीडियो बनाया है। आज की क्लास है रेयॉन के रेशे की भौतिक विशेषताएं। तो दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं, भौतिक और रासायनिक। दोनों विशेषताएं इस वीडियो में मैं आप दोनों ही विशेषताओं के बारे में, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के बारे में ये वीडियो है। तो फर्स्ट भौतिक विशेषता होती है ज्वलन का प्रभाव। ज्वलन यानी जलने। जब रेयॉन के रेशे को जलाया जाता है तो उसको कैसा दिखता है, कैसा प्रतीत होता है? तो जलाने पर बहुत जल्दी जल जाता है। रुई की जैसी लपट उठती है। जब जैसी लपट रुई को जलाने में दिखाई देती है, उसी प्रकार से रेयॉन के रेशे को भी जलाने में आग की लपट उठती है। उसके बाद वह पिघलकर काले दानों में बदल जाता है। काले काले दानेदार राख के रूप में हो जाता है। और इसको जब ये जलता है तब इसमें जो दुर्गंध आती है, कागज़ या रस्सी जलने जैसी आती है। दुर्गंध कहें या गंध कहें। और आखिर में सिर्फ भूरे रंग की राख शेष रह जाती है। दानेदार राख भूरे रंग की शेष बचती है, वही दिखाई देती हैं। फिर नेक्स्ट संगठन की बात करें। नेक्स्ट भौतिक विशेषता है संगठन। तो चाहे किसी भी विधि से इसको बनाया जाए, जो मूल आधार है संगठन, जैसे मूल आधार जो है जिससे निर्मित होता है वो सेलुलोज होता है, जो कि पौधों के भीतर पाया जाता है। जो भी वानस्पतिक रेशे होते हैं उनमें भी सेलुलोज पाया जाता है, जैसे कपास और लिनन, जूट, रेमी, हेम्प, ये सारे वानस्पतिक रेशे हैं। कापोक, इन सब में जो आधार है मुख्य सेलुलोजिक रेशे कहा जाता है, क्योंकि ये सभी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से पौधों के भीतर पाया जाने वाला सेलुलोज ही रेयॉन का भी मुख्य आधार होता है। फिर रेयॉन का चिर स्थायित्व, यानी कि ये कितना टिकाऊ होता है, कितनी देर तक टिक सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा, हम इसको लंबे समय तक, मतलब अगर हम ये सोचें कि रेयॉन के वस्त्र हमने ले लिए और ये बहुत टाइम तक हमारे साथ रहेंगे, हम इसको लंबे समय तक पहनेंगे, बहुत सालों तक एक ही रेयॉन के वस्त्रों को हम उपयोग कर सकेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ये लंबे रेशों से, छोटे छोटे रेशों से काता गया रेयॉन तो टिकाऊ नहीं होता है, परंतु अगर लंबे रेशों से बनाया गया रेयॉन हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कहीं कुछ हद तक वो मज़बूत होता है। फिर भी जो रेशम और कपास, सूती वस्त्र जितने भी होते हैं, कॉटन के वस्त्र या लिनन के रेशे के समान, वो टिकाऊ नहीं होता। मतलब काफ़ी लंबे समय तक, जैसे कि रेशम के वस्त्र टिकते हैं, रेशम के वस्त्र लंबे चलते हैं। कॉटन के वस्त्र हम काफ़ी वर्षों तक उपयोग करते हैं। लिनन जो महंगा भी होता है, विदेशों में ही ज़्यादा इसका निर्माण होता है, क्योंकि भारत में ये कम ही पाया जाता है, ना के बराबर। तो रेयॉन इतना ज़्यादा नहीं चलता है। फिर नेक्स्ट लंबाई की बात करें तो, क्योंकि ये मानवकृत रेशे यानी आर्टिफिशियल फाइबर है, जिसको मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है और प्राकृतिक रेशा नहीं है। इस वजह से इसको छोटे छोटे रेशे इसके प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं को लंबे रेशों के रूप में बदला जा सकता है। लंबे रेशे फिलामेंट होते हैं, इनसे बहुत ही सुंदर रेशम के समान कोमल और चिकने वस्त्र तैयार होते हैं। छोटे रेशों को स्टेपल कहा जाता है, टो भी कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर, विभिन्न रेशों के साथ इन्हें मिलाकर, छोटे रेशों को अलग अलग रेशों के साथ मिलाकर बहुत तरीके के वस्त्र बनाए जा सकते हैं। फिर व्यास, जिसे डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में। व्यास की बात करें तो स्पिनरेट के छिद्र, जिससे कि रेयॉन का रेशा बनता है, इंस्ट्रूमेंट स्पिनरेट होता है, उसके छेदों में परिवर्तन लाकर और उनको कंट्रोल करके हम रेयॉन के रेशों की समान व्यास वाला बना सकते हैं। इसमें भिन्नता लाने के लिए दबाव को बदलना पड़ता है, दबाव परिवर्तित करना पड़ता है, जिससे कि गाढ़ा गोल
स्पिनरेट से नियंत्रित प्रवाह से निकले, यानी कंट्रोल अगर हम करते हैं तो वो उसमें भिन्नता और समान व्यास हो सकता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यास का रेशा भी बनाया जाता है। कुछ रेशे बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत महीन, जिनसे एक धागे के निर्मित करने के लिए 100 से 150 बारीक रेशों की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट भौतिक विशेषता है मजबूती। रेयॉन के रेशों की मजबूती बहुत अधिक होती है, जो कि ऊन से भी ज़्यादा होती है। सिल्क की अपेक्षा ऊन से तो ज़्यादा होती है, लेकिन सिल्क के कंपैरिजन में इसकी मजबूती 1/3 कम रहती है। सूखी अवस्था, जब ये सूखी अवस्था में हम इसको नहीं धोते हैं तब ये इसकी मजबूती ज़्यादा होती है, और अगर इसकी धुलाई कर दी जाती है तो इसकी मजबूती 40 से 70% तक कम हो जाती है। सूखने के जैसे ये सूख जाता है धोने के बाद, फिर से ये अपनी मजबूती को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस वस्त्र की धुलाई सफाई जब हम इसको ज़्यादा रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये गीली अवस्था में कमज़ोर हो जाते हैं। फिर लचक, इसमें प्राकृतिक लचक नहीं होती है, इसी कारण कोहनी घुटने इस जगह पर ये फट सकते हैं। इसलिए बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इस वजह से इन्हें संभाल कर बहुत ही सावधानी से पहनना चाहिए। इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर घर्षण का प्रभाव, घर्षण यानी कि रगड़ने से, जैसे बताया ना, तनक लचक तनता, रगड़ना ज़्यादा नहीं चाहिए। उसी प्रकार रगड़ने से वस्त्र में छेद हो सकता है। अगर इसको धोते समय रगड़ा जाता है, इनकी आकृति बिगड़ सकती है, इसलिए कभी भी धोते समय रगड़ना नहीं चाहिए रेयॉन के वस्त्रों को। फिर नेक्स्ट आर्द्रता का प्रभाव, यानी कि गीलेपन का। जैसा कि पहले बताया कि जब ये गीली अवस्था में यानी धोने हम पानी का उपयोग इसमें करते हैं तो ये इसकी बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, और 70% तक शक्ति अपनी खो देता है। धोते समय फट ना जाए, इसके लिए बहुत ही केयर करनी पड़ती है, और सूखते ही फिर से इसकी शक्ति वापस आ जाती है। फिर ताप का संचालक, ताप का बहुत अच्छा संचालक होता है। ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा इसको पहना जाता है। ये ऊन और रेशम की बात है, यानी ऊन का और रेशम तो जाड़ों में ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं। ऊन खासकर जो ऊन होता है, वुलन वस्त्र जो होते हैं वो तो जाड़ों में ही पहने जाते हैं, गर्मियों में तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। और रेशम का, उसी प्रकार से इसकी सतह जो होती है, इस रेशे की सतह, इस धागे की, इस वस्त्र की सतह रोएदार होने की वजह से इसको किसी भी ऋतु में उपयोग किया जा सकता है, और ये गर्मी को शीघ्र निकल जाने देता है। यानी कि जैसे कपास की विशेषता होती है कॉटन की कि वो गर्मी को बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार से ये रेशा भी गर्मी को अपने अंदर नहीं प्रवेश करने देता, बाहर ही निकाल देता है। अगर धूप है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी है जून जुलाई अगस्त की, तो उसमें ये वस्त्र बहुत उपयोगी होता है रेयॉन का, क्योंकि इसकी रेशम की उलट होती है इसकी ताप संचालक शक्ति। ताप का प्रभाव, अगर क्योंकि ये शुद्ध सेल्यूलोज मतलब वस्त्र वानस्पतिक रेशा है, बनाया तो वैसे मनुष्यों के द्वारा जाता है, लेकिन इसको सेल्यूलोसिक रेशा कहा जाता है, क्योंकि इसके सारे गुण सेल्यूलोसिक होते हैं। इसकी जो ये बाँस, लुगदी, इन सभी चीज़ों से बनता है मेन, तो इस वजह से इसके बहुत ज़्यादा अगर ताप पड़ता है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो उसके रेशों को हानि पहुंच सकती है। ताप के प्रभाव से, गर्मी के प्रभाव से रेयॉन के रेशे बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, उनकी चमक नष्ट हो जाती है। इस वजह से इनको छाया में ही सुखाना चाहिए, और इनको अगर गर्म आयरन कर दिया तो भी एकदम से नष्ट हो जाएगा, तुरंत ख़राब हो जाएगा। प्रकाश का प्रभाव, अगर इनको तेज़ धूप में रखा जाता है तो रंग पीला पड़ जाएगा, क्योंकि ताप का प्रभाव भी इसमें हानिकारक होता है। उसी प्रकार से इसकी धूप भी रेयॉन को कमज़ोर करती है, इसीलिए इनको छाया में सुखाना चाहिए। सफाई और धुलाई की बात करें तो इनकी सतह चिकनी चमकदार होती है, इसमें गंदगी ज़्यादा, इनके अंदर गंदगी नहीं रहती। वस्त्र जल्दी गंदा नहीं होता, इसलिए इसे धोने की आवश्यकता नहीं होती। इससे धुलाई करते समय अतिरिक्त
सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। गीला होने के पश्चात इसके रेशे 25 से 30% तक शक्ति खो देते हैं, इसलिए इन्हें हल्के हाथों से धोना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए और निचोड़ना भी नहीं चाहिए, जिससे क्योंकि इसके रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। फिर रासायनिक विशेषताएं, इसकी सभी रासायनिक विशेषताएं कॉटन के रेशे के समान ही होती हैं। क्षार का प्रभाव, इसके प्रभाव से रेयॉन का जो सेलुलोज एसीटेट क्षार का अगर उपयोग करते हैं इस रेशे पर, तो उससे इसकी चमक नष्ट हो जाती है। गर्म तथा गहरे घोल इसके वस्त्र को नष्ट कर देते हैं सेलुलोज एसीटेट के, किंतु ये रेशम के समान इस घोल में नहीं घुलता, मतलब घुलनशील नहीं होता है। रुई और लिनन के कंपैरिजन में रेयॉन पर क्षार का प्रभाव अधिक पड़ता है, इसीलिए वस्त्र धोने के लिए इस पर अच्छे व नरम साबुन का ही उपयोग करना चाहिए। फिर अम्ल का प्रभाव, यानी एसिड का प्रभाव इस पर बहुत ही हानिकारक होता है। नींबू जो द्रव अम्ल होता है उसका उपयोग रेयॉन के वस्त्रों पर किया जा सकता है सावधानी से। परंतु यह भी इसके रेशे को कमज़ोर कर देता है, इसलिए सावधानी से बहुत ही संभल कर नींबू बहुत ही कम मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। विस्कोस और सेलुलोज एसीटेट विधि द्वारा जो रेयॉन तैयार किया जाता है उन पर अम्ल का बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्षारिक अम्ल और सेलुलोज एसिटिक एसिड का सेलुलोज एसीटेट पर प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर रंजक, यानी रंगों से इनकी क्या रंगों की बात करें तो रेयॉन के वस्त्र रंगों को बहुत ही जल्दी सोख लेते हैं, और जिस रंगों से सूती कॉटन के वस्त्रों को रंगा जाता है और लिनन के वस्त्रों को उन्हीं रंगों से विस्कोस का प्रमोनियम प्रक्रिया द्वारा तैयार रेयॉन की वस्त्रों को भी रंगा जा सकता है। लेकिन अगर सेलुलोज एसीटेट विधि द्वारा रेयॉन का रेशा तैयार किया गया है तो उनको कुछ विशेष रंगों या डाइस के द्वारा ही रंगा जा सकता है, जिसे रंजक कहते हैं। पसीने का प्रभाव, पसीना छूने की इसमें अद्भुत विलक्षण गुण होता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत पसीना आ जाता है तो रेयॉन का वस्त्र ही पहनना चाहिए, क्योंकि पसीने से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनकी चमक रंग कुछ भी प्रभावित नहीं होता। ब्लीच का प्रभाव, सूती वस्त्रों के समान ही रेयॉन के वस्त्रों में हल्के और कोमल ब्लीच जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है।